देखो चैप्टर 2 कंटिन्यू करते हैं, जहाँ तक लास्ट वीडियो में किया था उससे आगे की बात करते हैं। इससे आगे हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म आती है दैट इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया जो है मोशन की वो प्रॉपर्टी है विच रेसिस्ट द चेंज ऑफ द स्टेट, जो अपनी स्टेट चेंज का अपोज करती है उसको हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। वो स्टेट चेंज का, अपनी स्टेट चेंज का मतलब क्या हो कि मोशन से रेस्ट में आने का या फिर रेस्ट से मोशन में आने का क्या करती है, अपोज करती है। तो इस प्रॉपर्टी को, मोशन की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करो आप बस में मूव कर रहे हैं, है ना, तो बस में जब मूव कर रहे हैं तो मूविंग बस में है तो इट मीन्स बस के रेस्पेक्ट में आप मोशन में है। ठीक है, लेकिन आप जो है, आपकी बॉडी जो है, अगर बस के अंदर की हम बात करें तो उस टाइम पे आपकी बॉडी जो है अदर और पैसेंजर के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में ही है। ठीक है, तो बस के अंदर आपकी बॉडी रेस्ट में है, लेकिन कोई अगर बाहर से देखेगा तो आपकी बॉडी क्या है, मोशन में है, क्योंकि बस जो है वो चल रही है। अगर सडनली बस जो है ब्रश में ब्रेक अप्लाई होते हैं तो आपकी बॉडी की जो टेंडेंसी होती है, आपकी बॉडी जो है एकदम से क्या होती है, आगे की तरफ झुकती है ना, आगे की तरफ झुकती है बॉडी। तो आगे की तरफ झुकने का मतलब क्या है, वो इनर्शिया की वजह से है। मतलब क्या है कि आपकी बॉडी वहाँ मोशन में है, बाहर से अगर देखे अंदर जो है रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगी, ब्रेक अप्लाई जो हुआ वो एक्सटर्नल फोर्स हो गई, तो जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगे तो आपकी जो अंदर बैठी हुई जो बॉडी रेस्ट में थी उसका जो अनसपोर्टिव पार्ट था, मतलब अपर हाफ, ज़्यादातर क्या होता है ऊपर का जो बॉडी है वो क्या होती है, आपकी आगे की तरफ जो है बेंड हो जाती है, जर्क हो जाती है। तो वो क्या है कि आपकी बॉडी रेस्ट में रहना चाह रही थी, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स एकदम से लगी उस ब्रेक अप्लाई के थ्रू, है ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी बॉडी एकदम से आगे जाती है ना, तो ड्यू टू द इनर्शिया। या फिर इसके ही एकदम उल्टे अगर हम बात करें कि अगर आप सपोज करो बाइक में बैठे, एकदम से आपने एक्सीलेटर दे दिया, क्लच एकदम से छोड़ दिया, तो एकदम बॉडी आपकी पीछे की तरफ जाती है ना, वो भी क्या है, आप रेस्ट में बैठे थे एकदम से मोशन में आए, एकदम से मोशन में आने क्या कि बॉडी जो रेस्ट में थी और वो रेस्ट में रहना चाहते थे, लेकिन एकदम से एक्सटर्नल फोर्स लगी उस एकदम से जो आपने एक्सलेट एकदम कर दिया फिर क्लच छोड़ दिया, तो आपकी बॉडी क्या जाएगी, एकदम बैक साइड में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा होता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे सपोज करो आप अगर सपोज कारपेट है ना, कारपेट पे जो डस्ट पार्टिकल्स है, तो डस्ट पार्टिकल कारपेट के ऊपर जो है वो रेस्ट में है। आप जैसे ही कारपेट उठा के हिलाते हो, है ना, तो इट मीन्स वो रेस्ट पोजीशन में रहना पसंद कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, एक्शनल फोर्स लगी, आपने उसको हिलाया पकड़ के, तो एक्शनल फोर्स की वजह से वो जो है उससे डिटैच हो जाएंगे, है ना। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल है इनर्शिया का ही, कि कैसे जो मोशन है, कोई भी बॉडी है जो वो उसी में रहना चाहती है, वो अपने स्टेट चेंज का अपोज करती है। ठीक है, कोई पेड़ है, पेड़ को अगर आप पकड़ के विग्रसली जो है एकदम हिलाएंगे तो उसकी कुछ पत्तियां जो है वो डिटैच हो जाएंगी, है ना, वो इसी वजह से, क्योंकि वो जो पत्तियां हैं वो उसके साथ ही रहना चाह रही है, अपने स्टेट चेंज करना चाह रही है, वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाह रही है ना। आपने एकदम से उसको पकड़ के हिलाया तो इट मीन्स आपने उस पर क्या कर दिया कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दी, जिसकी वजह से उसका स्टेट चेंज हुआ, है ना। तो वो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया। ठीक है, अब देखो अगली चीज हमारे पास इसमें आती है, अगली टर्म जो है, हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, सेकंड लॉ की हम बात करेंगे, लेकिन सेकंड लॉ से पहले हम एक और टर्म डिस्कस करेंगे, दैट इज मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, किस चीज को हम क्या बोलते हैं, बॉडी का मोमेंटम, क्या क्या चीज इसमें होती है वो देखते हैं इसमें। देखो मोमेंटम को ऐसे समझते हैं, सपोज करो आपके पास दो बॉल है, ठीक है, सेम शेप एंड सेम साइज की, बट एक क्रिकेट बॉल है और एक आपके पास सेम साइज की टेनिस बॉल। अगर सेम साइज की है तो ऑब्वियस सी बात है कि क्रिकेट बॉल जो है वो हैवी होती है देन टेनिस बॉल, है ना। तो ये क्या रहेगी, हैवी रहेगी इससे, जो टेनिस बॉल है। ठीक है, अब सपोज करो कि क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल जो है विद सेम वेलोसिटी क्या है, सेम है ना, विद सेम वेलोसिटी से थ्रो की गई, सेम वेलोसिटी या सेम स्पीड से क्या की गई, थ्रो की गई। ठीक है,
तो जब उधर से थ्रो की गई और सपोज करो आपकी तरफ थ्रो की गई, तो आपको उसे रोकने के लिए, है ना, एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी अपने हाथों से या किसी भी चीज़ से। तो फोर्स जो अप्लाई आप कर रहे हो, तो वो जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होगी? देखो वेलोसिटी हमने रखी है ना कि सेम, ठीक है। तो इट मीन्स जिस भी बॉल का ये हैवी है, तो इट मीन्स इसमें इसका मास ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू टेनिस बॉल। क्रिकेट बॉल का मास क्या होगा? ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू टेनिस बॉल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर उसको रोकने के लिए आप जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। मतलब इसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी क्रिकेट बॉल को, ठीक है, और टेनिस बॉल को रोकने के लिए आपको कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू दिस। तो क्यों? क्योंकि इस बॉल का जो है वो मास ज़्यादा है, ठीक है। हम ये क्या है, हैवी बॉल रहेगी, क्रिकेट बॉल की सेम साइज और सेम आप सेक ले रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है लेदर की बॉल की बात हो रही है, क्रिकेट है ना। तो ये अगर आप उस क्या कर रहे हैं, रोकने के लिए कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपको इस बॉल को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू दिस बॉल, ठीक है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स है, जो मतलब जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं उसको रोकने के लिए, वो क्या हो गई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई मास के, है ना। फोर्स जो है वो क्या हो गई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई मास के। जो आप अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आप उसको स्टॉप करने के लिए, है ना, वो मोशन में उधर से फेंकी गई विद द सेम वेलोसिटी, विद द सेम वेलोसिटी। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि फोर्स जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जिसका मास ज़्यादा है उसको स्टॉप कराने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा केस में लेते हैं कि सपोज करो कि आपके पास दो बॉल हैं ऐसी, और उन बॉलों का जो है इस बार मास जो है वो सेम है, ठीक है। बॉल 1 बॉल 2 मास सेम है, मास इसका भी m है और इसका भी m है, ठीक है। मास है इस बार दोनों का सेम, बट डिफरेंट वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी सपोज करो v1 है और इसकी वेलोसिटी सपोज करो v2 है, ठीक है। और v1 की वेलोसिटी ज्यादा है v2 से, है ना। v1 की वेलोसिटी जो है v2 से ज्यादा है, मतलब कि बॉल 2 की वेलोसिटी जो है वो कम है और बॉल 1 की वेलोसिटी ज्यादा है। वेलोसिटी मतलब एक को ज्यादा तेजी से फेंका गया, एक को थोड़ा आराम से फेंका गया, है ना। लेकिन इस केस में भी मास क्या है, दोनों के सेम है, ठीक है। अब जिस बॉल को ज्यादा वेलोसिटी से फेंका गया उसको स्टॉप कराने के लिए, उसको रोकने के लिए जितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, इस वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसमें हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उसको रोकने के लिए, उसको स्टॉप कराने के लिए, ठीक है, एज कंपेयर टू जिसकी वेलोसिटी कम होगी, ठीक। तो इट मींस जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उसको स्टॉप करने के लिए वो किसके ऊपर डिपेंड हो गई? वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड हो गई। जैसे हमने पहले वाला केस लिया था जिसमें डिफरेंट मास थे, वेलोसिटी सेम थी, उसमें हमारे पास फोर्स क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई मास के, कि मास के ऊपर डिपेंड कर दिया कि जिसका मास ज्यादा है उसमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है, जिसका कम है उसमें कम अप्लाई करनी पड़ रही है। ऐसे ही जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसमें ज्यादा फोर्स हमें अप्लाई करनी पड़ेगी और जिसकी वेलोसिटी कम है उसमें हमें कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस चीज से हम ये कह सकते हैं कि फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। वो वेलोसिटी की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई टू स्टॉप देम, है ना, उसको स्टॉप करने, उसको रोकने के लिए जितनी आप तेजी से उसको फेंक रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक चीज निकल के आती है कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम को जनरली जो है वो डिनोट करते हैं P से, लेटर P, ठीक है। तो वो जो है मोमेंटम क्या हुआ, फोर्स की और इसकी वेलोसिटी की और मास की डायरेक्टली प्रोडक्ट को जो हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम है वो किससे बना है? वो बना है उसकी मास से और उसकी वेलोसिटी से, ठीक है। तो जो भी उसकी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा वो उसकी मोमेंटम हमें देगा, है ना। तो इट मींस मोमेंटम को हम बोल सकते हैं मोमेंटम इज द सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट होती है क्या? मोमेंटम, ठीक है। ये दिस इज द सिंबल ऑफ द मोमेंटम P और M फॉर मास एंड B इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, उस बॉडी की जिस बॉडी का मोमेंटम लिख रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ठीक है। जिस भी बॉडी का मोमेंटम लिखते हैं उसकी मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कैसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगी? देखो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कैसा यूनिट की अगर हम बात करें, m की ऐसा यूनिट क्या होती है? m मास kg, वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड, ठीक है।
तो ये हो गई, ये क्या हो गई, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, दैट इज केजी मीटर पर सेकंड। ये क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ द मोमेंटम होती है, ठीक है। तो किसी भी बॉडी के अगर मोमेंटम हमें डिफाइन करना है तो इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। देखो जी नेक्स्ट है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, उससे पहले मोमेंटम डिस्कस करना जरूरी था क्योंकि इसमें मोमेंटम का बात आएगी। तो मोमेंटम हमने पता कर लिया कि मोमेंटम क्या है कि भाई किसी भी बॉडी का जो मास और वेलोसिटी है उनकी अगर हम प्रोडक्ट कर दे तो उस बॉडी का मोमेंटम हमें मिल जाता है। न्यूटन सेकंड लॉ से जुड़ा हुआ है क्या कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। फोर्स, कोई भी फोर्स है, कोई भी अप्लाई फोर्स है, अप्लाइड फोर्स, तो फोर्स जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द rate of change of momentum, ठीक है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब क्या कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको अगर हम ऐसे लिखें विद सिंबल, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज साइन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। फोर्स F मींस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। तो चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टी मींस टाइम, है ना, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब चेंज, दिस ट्रायंगल इज डिनोटेड द चेंज, है ना। इसको क्या है, चेंज के लिए हम इसको यूज करते हैं, जो ट्रायंगल से बना डेल्टा इसको बोलते हैं ना। तो ये क्या है, चेंज के लिए हम बनाते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब देखो जाए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर हम इसको खोलें, चेंज क्या होता है, चेंज क्या होता है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। चेंज किस चीज में निकलता है, चेंज कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो मोमेंटम की अगर हम बात करें, मोमेंटम अभी हमने पढ़ा था कि मोमेंटम क्या होता है, m into v, ठीक है। तो देखो मास जो है किसी भी बॉडी का हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मास चेंज नहीं होता, ठीक है। वेट चेंज होता है, मास नहीं चेंज होता, तो मास सेम रहेगा। चेंज किसकी वजह से आएगा मोमेंटम में, वेलोसिटी की वजह से चेंज आएगा, ठीक है। मास तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर हम सेम उसकी बॉडी की बात करें, अलग अलग की नहीं, है ना, एक ही बॉडी की अगर हम बात करें तो एक ही बॉडी का जो मोमेंटम डिफर हो सकता है वो उसकी वेलोसिटी की वजह से होगा, क्योंकि मास उसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर हम चेंज की बात करते हैं तो डेल्टा P की अगर हम बात करते हैं चेंज की, तो क्या होगा V माइनस U, मतलब के फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। MV माइनस MU, डेल्टा P की अगर हम बात करते हैं, चेंज इन मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं, चेंज इन मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज MV, V M दोनों सेम, क्योंकि मास चेंज नहीं होगा, मास सेम रहेगा, वेलोसिटी चेंज हो सकती है। ये V डिनोटेड द फाइनल वेलोसिटी और U डिनोटेड द इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका चेंज इन मोमेंटम। तो ये चीज हम यहाँ पुट कर सकते हैं क्या, P डेल्टा P के प्लेस पर कि MV माइनस MU अपॉन T, ठीक है। अब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो M अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला ले लूँ तो V माइनस के U अपॉन T, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दो तो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था एक रिलेशन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, है ना। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है कि v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, a होता है ना। तो वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, और v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू a, ठीक है। तो v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, a से, a फॉर एक्सेलरेशन। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इनटू a, ठीक है, m मास, a एक्सेलरेशन। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट इंटू 2 हो जाता है, दैट इज हम क्या करेंगे, f इज इक्वल टू k इनटू m a, ठीक है, k, है ना। f इज इक्वल टू k, कोई भी कांस्टेंट टर्म है ना, k कोई भी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू यहाँ क्या है, k इज इक्वल टू 1, ठीक है। इन ऐसा यूनिट k की वैल्यू यहाँ क्या है, हमारे पास 1 है, तो हमारे पास रिलेशन बन जाता है f इक्वल्स टू m a, ठीक है। यही क्या है हमारे पास, न्यूटन सेकंड लॉ की फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन निकल जाता है कि F इक्वल्स टू ma, मतलब कि फोर्स जितने आप उसके अप्लाई कर रहे हैं वो किसके इक्वल हो गई, वो उसके मास और एक्सेलरेशन के इक्वल हो गई।
जितना उसमें एक्सेलरेशन होगा और जितना उसका मास होगा उसकी प्रोडक्ट के इक्वल होगा क्या, अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इट इज द सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स है वो सेगमेंट में हम करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास को चैप्टर में 2 टॉपिक बचते हैं, एक तो न्यूटन थर्ड लॉ और एक बढ़ता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, वो दोनों के दोनों टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप यहाँ तक इसको करो और यहाँ तक के जितने अपने नोट्स प्रिपेयर करो। ठीक है भाई।